चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस संगठन ने आधिकारिक तौर पर 2016 में विश्व टूना दिवस की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, FAO, UNGA, UNEP या फिर WTO। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दोस्तों, वर्ल्ड ट्यूना डे अर्थात विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को ऑब्जर्व होता है और इसको ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 2016 के रेजोल्यूशन के थ्रू। इसका पहला ऑब्जर्वेंस हुआ था 2 मई 2017 में और इसका ओरिजिन एक्चुअली पैसिफिक आइलैंड नेशंस के ग्रुप पार्टीज टू नाउरू एग्रीमेंट 2011 से आता है। 2016 का थीम है 2026 का थीम है फ्रेंड्स, सस्टेनिंग ट्यूना सस्टेनिंग नेशन। इसका मतलब ट्यूना फिश डायरेक्टली स्मॉल आइलैंड इकोनॉमीज को सस्टेन करती है, तो अगर ट्यूना जिंदा रहेगी तो यह आइलैंड इकोनॉमी भी जिंदी रहेंगी। फ्रेंड्स, ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री जो है वह $10 बिलियन की है एनुअली और इस पर मिलियंस ऑफ जॉब डिपेंड करती हैं। देश लाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं। ट्यूना एक वार्म ब्लडेड फिश है फ्रेंड्स और इसकी स्विमिंग स्पीड जो होती है वह 70 किलोमीटर पर आवर तक होती है और यह एक एपेक्स प्रेडेटर होती है, मतलब फूड चेन के टॉप पर रहती है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होती है। साथ में इसमें प्रोटीन कंटेंट और विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली 2000s में उसकी ओवरफिशिंग की गई थी, जिस कारण से एक ओवरफिशिंग क्राइसिस आया था। पैसिफिक ब्लूफिन टूना जो है उसका जो स्टॉक्स था इसी कारण से सीवियरली डिप्लीट हुआ था, जिस कारण से डॉल्फिन्स, टर्टल और शार्क एक्सीडेंटली कैच हो जाते थे। फ्रेंड्स, सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, जिसे हम लाइफ बिलो वाटर के से भी कहते हैं, इससे यह डायरेक्टली लिंक्ड है। क्या लिंक्ड है? टूना को बचाने का कॉन्सेप्ट। ग्लोबल टूना कैच जो है फ्रेंड्स का अप्रोक्स 90 to 95% सस्टेनेबल कैटेगरी में आता है, लेकिन कुछ स्पीसीज अभी भी वल्नरेबल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 22 अप्रैल 2026 को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, शेखा झील, भोज वेटलैंड, दीपर झील या फिर लोकटक लेक। दोस्तों, यही क्वेश्चन मैंने अपने पोस्ट में भी पूछा था, जिसमें बहुत ही कम लोगों ने जवाब दिया था। मैं चाहता हूं आप वो पोस्ट के क्वेश्चंस भी अटेंड किया करें, क्योंकि उससे ज्ञानवर्धन ही होगा। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है शेखा झील। 22 अप्रैल 2026 को शेखा झील को भारत का 99वां रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इसकी लोकेशन है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में और यह अलीगढ़ जो सिटी है उससे लगभग 17 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन की बात करें तो यह साइन हुआ था 1971 में। कब? 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था और भारत इसका मेंबर बना था 1982 में। रामसर जो है फ्रेंड्स कन्वेंशन वह वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल ट्रीटी है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर साइट हैं, जो कि पूरे भारत में हाईएस्ट हैं। अब इस रामसर साइट की बात करें किसकी? शेखा झील की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सेंट्रल कंट्री से जो बर्ड्स होती हैं वह आती हैं और यहाँ पर लगभग 250 बर्ड स्पीसीज आती हैं और इस झील पर 62 स्पीसीज डिपेंडेंट हैं। भारत अब 100वें रामसर साइट की तरफ मूव कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुर्गापुर में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, इसरो,
BHEL, CSIR, CMERI या फिर NTPC? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स CSIR, CMERI। अब ये CSIR, CMERI क्या है फ्रेंड्स? तो CMERI का फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी लोकेशन है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर दुनिया का लार्जेस्ट सोलर ट्री प्लांट एक तरह से बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी है लगभग 11.5 किलोवाट और इसकी एक्चुअल जनरेशन है 12,000 से 14,000 यूनिट साल भर में। अच्छा, इसमें कुल 35 सोलर पावर पैनल्स लगे हैं और हर पैनल 330 वाट पावर प्रोड्यूस कर सकता है। इसको एक पेड़ की रूप में बनाया गया है जिसकी ब्रांचेस एडजस्टेबल है। इससे यह सनलाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि यह सनलाइट की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इससे फ्रेंड्स लैंड भी सेव बचता है, मतलब जो जगह है उसकी भी बचत होती है और यह एफिशिएंट भी ज़्यादा हो जाता है। इससे लगभग 10 से 12 टन CO2 एनुअली बचाया जा सकता है और यह सपोर्ट करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स को, ई ट्रैक्टर्स और वहाँ के पंप्स को। इसकी कॉस्ट जो है फ्रेंड्स वह 7.5 लाख रुपए तक आई है और इसको सपोर्ट किया गया है PM कुसुम योजना अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार ने 2026 में सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, तानसेन पुरस्कार, संगीत नाटक पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार या सुर ज्योत्सना पुरस्कार? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सुर ज्योत्सना पुरस्कार। दोस्तों, सुर ज्योत्सना पुरस्कार जो है यह हुआ था 24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। इसमें अवार्ड दिया गया था श्रीमती सुमित्रा गुहा एवं श्री लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को। इनको जो अवार्ड दिया गया था वो इनको इनकी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जो इन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए दिया गया था। यह अवार्ड जो है फ्रेंड्स यह ऑर्गेनाइज किया गया था लोकमत मीडिया ग्रुप द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, प्रशस्त्र, दीक्षा, स्वयं या फिर सरल? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड प्रशस्त्र। दोस्तों, अब ये प्रशस्त्र है क्या और हम क्लास बात करेंगे प्रशस्त्र 2.0 की। फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का स्क्रीनिंग टूल है किसके लिए? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, CWSN उनके लिए। इसमें ये जो बेस्ड है यह RPWD मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत बेस्ड है जिसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी डिफाइंड है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? पहला पार्ट 1 जिसमें कि जो टीचर्स होती हैं वह रेगुलर कंडक्ट करती हैं क्या ऑब्जर्वेंस, वो ऑब्जर्व करती हैं बच्चों के ऑब्जर्व बिहेवियर को और लर्निंग पैटर्न को और फिर उनको वैलिडेशन दिया जाता है स्पेशल एजुकेटर और रिसोर्स पर्सन द्वारा। इसमें जो कवरेज किया गया है वो कवर हुए हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी। यह लिंक्ड है UDISC प्लस। अब ये UDISC प्लस क्या है फ्रेंड्स? तो यह है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस से और यह कनेक्ट है UDID पोर्टल से। अब ये UDID पोर्टल क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड पोर्टल से। यह सपोर्ट करता है समग्र शिक्षा स्कीम को। साथ में यह अलाइन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल्स के साथ। यह प्रमोट करता है फ्रेंड्स एजुकेशन की इकोसिस्टम को इनकलकेट करने का। मतलब इसमें क्या है कि किसी भी बच्चे को कोई ऐसी समस्या है तो इस पोर्टल के माध्यम से
वह अपनी समस्या बता सकता है और उसकी जांच जल्द से जल्द होगी और जो भी उसको सुविधा दी जानी होगी वह दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस उपग्रह ने मेक्सिको सिटी में 2 सेंटीमीटर प्रति माह से अधिक की तीव्र भू धंसाव दर का पता लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, कार्टोसैट, निसार, प्रहरी, सेंटिनल या फिर लैंडसैट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, निसार। दोस्तों, आप अगर करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा, निसार जो है वह नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। यह नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है। यह 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था और इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आई थी $1.5 बिलियन और इसे लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा GSLV F-15 रॉकेट से। यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन रडार सैटेलाइट माना जाता है। इसमें जो कोर टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडार। अब ये डुअल सिंथेटिक एपर्चर रेडार क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें होता क्या है कि इसमें दो प्रकार के रडार हैं। एक है एल बैंड रडार जो कि 24 सेंटीमीटर तक है और इसको नासा ने डिजाइन किया है। दूसरा है एस बैंड रडार जो कि 10 सेंटीमीटर तक है और इसको इसरो ने डिजाइन किया है। इसमें 12 मीटर का अनफर्लेबल एंटीना लगा हुआ है जो कि दिन और रात तथा जब बादल हो तब और जब घना जंगल हो तब भी हर तरीके में हर वेदर में काम कर सकता है। निसार ने अभी क्या डिटेक्ट किया है फ्रेंड्स कि जो मेक्सिको सिटी है, अब मेक्सिको सिटी क्या है? मेक्सिको की राजधानी, वो तेजी से श्रिंक हो रही है लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति मंथ के हिसाब से। इस सिटी पर एक लेक टेक्सिको को जो है वो एशियंट लेक बेड था। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से जो है इसकी जो सिटी है वो धंस रही है, जिस कारण से मेट्रो ट्रैक डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, पाइपलाइन डैमेज हो सकती है, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफेक्ट हो सकता है। अब निसार की बात करें फ्रेंड्स, तो यह ग्लेशियर मॉनिटर कर सकता है, फॉरेस्ट बायोमास एस्टिमेशन कर सकता है, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड ट्रैकिंग कर सकता है तथा अर्बन डिफॉर्मेशन मैपिंग कर सकता है। यह पूरे जो पृथ्वी है उसके लैंड सरफेस को स्कैन करता है हर 12 दिन में और 1 मिलीमीटर लेवल की चेंज को भी यह डिटेक्ट कर सकता है। मतलब अपने आप में बहुत ही पावरफुल सैटेलाइट है और यूएसए और भारत का एक जॉइंट वेंचर भी है, एक जॉइंट पार्टनरशिप भी हम कह सकते हैं दोनों के देश की स्पेस एजेंसीज का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पहल ने जमैका में पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आरोग्य मैत्री की तैनाती को संभव बनाया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, वैक्सीन मैत्री, सागर, HADR या फिर बिमस्टेक। इसका सही जवाब है फ्रेंड, HADR। दोस्तों, भारत का पोर्टेबल हेल्थ केयर सिस्टम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर रिस्पॉन्स बहुत माना हुआ है, जिसे हम HADR इनिशिएटिव भी कहते हैं। HADR का फुल फॉर्म है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। इसे अनाउंस किया गया था जनवरी 2023 में। कब? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान। इसमें ज्यादातर भीष्म क्यूब दिए जाते हैं जो इसका कोर कंपोनेंट है। भीष्म क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स? ये छोटे से क्यूब होते हैं जो 200 प्रकार की कैजुअलिटीज को ट्रीट कर सकते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत ही पोर्टेबल भी होते हैं, मतलब इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है और ये C-130J एयरक्राफ्ट से ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। इसमें AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंक्लूडेड है। अब भारत ने हाल ही में यह जो आरोग्य मैत्री के अंतर्गत जमाइका में यह भीष्म क्यूब डिप्लॉय किए हैं। इससे भारत और कैरिकॉम रिलेशंस बढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैरिकॉम क्या है? तो कैरिकॉम का मतलब होता है कैरिबियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भारत और कैरिबियन के जो रिश्ते हैं, इन प्रयासों से भारत के जो ये मेडिकल प्रयास होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के जो प्रयास होते हैं, इनसे भारत और इन कंट्रीज के रिलेशंस मजबूत होते हैं।
और भारत का जो साउथ साउथ डिप्लोमेसी है वो भी मजबूत होती है। फ्रेंड्स, भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अरकू क्षेत्र में स्वदेशी बीज संरक्षण को बढ़ावा देती है? कृषि मेला, जैव प्रदर्शनी या बीज महोत्सव? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बीज महोत्सव। दोस्तों, यह बीज महोत्सव बनाया गया है कीलूगुड़ा विलेज, अरकू वैली, आंध्र प्रदेश में। और यह 17वां ओल्ड सीड फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि जो बाजरा और दाल होती है, उनको जो पुराने जो सीड्स होते हैं, पुराने जो बीज होते हैं, जो कि कहते हैं ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होते हैं और जो सालों से चलते आ रहे हैं, उनको ही प्लांट किया जाता है, जिससे कि यह सीड बचे रहते हैं और इनको प्रिजर्वेशन मिलता है। नहीं तो क्या हो रहा है आजकल कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आजकल हर जगह बट रहे हैं, जिस कारण से जो पुराने और पावरफुल सीड्स हुआ करते थे, पुराने जो कहते हैं ना देसी सीड हुआ करते थे, उनकी वैरायटीज खत्म हो रही है। इससे क्या होता है कि अगर पुराने सीड रहेंगे तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स पैदा होंगी, केमिकल हमें ज़्यादा यूज करना नहीं पड़ेगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी चल इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी यह सपोर्ट करेगा। अच्छा, इस फेस्टिवल के दौरान ढिमसा ट्राइबल डांस भी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन चीन पाकिस्तान सहयोग के तहत भविष्य के पाकिस्तानी पेलोड विशेषज्ञ की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मीर, आईएसएस, स्काईलैब या तियांगयोंग? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, तियांगयोंग। दोस्तों, चाइना ने हाल ही में 2 पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया है। किस चीज के लिए? तो चाइना स्पेस में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा। अगर चाइना ऐसा कर लेता है तो अमेरिका और रूस के बाद चाइना तीसरा देश होगा जो कि यह काम कर पाएगा। इस स्पेस स्टेशन में चाइना ने प्लान किया है कि वो 2 पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे, जिनके नाम है मोहम्मद अली और खुर्राम दौद। इनका सिलेक्शन भी फाइनल स्टेज के बाद उन्होंने कहा है होगा। इसमें वहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। यह चाइना का एक परमानेंट मॉड्यूलर स्टेशन होगा जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। इस चीज के लिए चाइना की CMSA और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था फरवरी 2025 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत जापान AI डाटा साझेदारी के तहत ओपन बीम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म एकीकृत है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, IODX, NDAP, डिजी लॉकर या UPI? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, IUDX। दोस्तों, अप्रैल 2026 में भारत जापान AI डाटा पैक्ट साइन हुआ। कब? इनॉग्रल AI स्ट्रेटेजिक डायलॉग के तहत। उसमें वन कंस्ट्रक्शन इंक, जो कि जापान बेस्ड एक AI फर्म है, और दूसरा भारत की तरफ से डाटा कावेरी सिस्टम के बीच एक MOU साइन किया गया। इसका कोर ऑब्जेक्टिव था कि स्मार्ट सिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। कैसे? AI की मदद से, डाटा इंटीग्रेशन की मदद से और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम की मदद से। अच्छा, IUDX का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट यूनिवर्सल डाटा एक्सचेंज। यह ऑलरेडी एक्टिव है 55 इंडियन स्मार्ट सिटीज में और इसे डेवलप किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। यह क्या करता है कि बहुत सारी जगहों से जो अर्बन डाटाबेस आता है उसको इंटीग्रेट करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट डाटा, वाटर सप्लाई डाटा, एनर्जी यूसेज डाटा और वाटर मैनेजमेंट डाटा। और फिर उसके बाद एक प्लानिंग करता है जिससे कि इसका ऑप्टिमाइजेशन हो सके, ऑप्टिमल यूज हो सके, बेस्ट यूज हो सके, और इसमें जापान की कंपनी सहायता देगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच AI और डिजिटल नवाचार सहयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की घोषणा की गई थी? स्मार्ट एशिया, डिजिटल ब्रिज, टेक कॉरिडोर या साइबर समझौता?
तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स डिजिटल ब्रिज। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 2010 में लागू हुआ था? सीईपीए, सीईसीए, एफटीए या आरसीईपी? फ्रेंड्स, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा तथा अगर आपको यह सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही में अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ आपके सजेशन हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।